नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे तुलनात्मक राजनीति का विषय क्षेत्र क्या है। तो तुलनात्मक राजनीति का जो अर्थ और परिभाषा हमने पिछली क्लास में बच्चों पढ़ा कि तुलनात्मक राजनीति अपने आप में एक व्यापक अध्ययन क्षेत्र है, लेकिन फिर भी अगर वर्तमान परिस्थितियों में हम देखें तो तुलनात्मक राजनीति के विषय क्षेत्र के संबंध में बड़ा विवाद है विद्वानों में, क्योंकि इसके विषय क्षेत्र के संबंध में विद्वान एक राय नहीं है। क्योंकि प्रमुख समस्या यह है कि तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में क्या क्या शामिल किया जाए और क्या नहीं किया जाए। तो विद्वान इस संबंध में विद्वानों में बड़ा विवाद है कि तुलनात्मक राजनीति जो है उसमें क्या अध्ययन पद्धतियाँ हो, क्या विश्लेषण के उपागम हो, किस प्रकार के सिद्धांत हो, इस पर विद्वान एक राय नहीं हो पाते हैं। तो इस प्रकार हम देखें कि तुलनात्मक राजनीति का जो विषय क्षेत्र है, अगर एक सीमा के बाद अगर हम इसमें व्यापकता को अपनाएं या देखें तो राजनीति विज्ञान के अनुरूप बन जाएगी। लेकिन अगर इसके अध्ययन क्षेत्र में थोड़ी सीमितता हो या संकुचितता हो तो वो एक स्वतंत्र अनुशासन या विषय के रूप में नहीं बन पाता है। तो स्थिति यह है कि तुलनात्मक राजनीति का विषय क्षेत्र जो है वो परंपरागत और आधुनिक राजनीतिक विद्वानों में बड़ा मतभेद का विषय रहा है। तो परंपरागत जो राजनीतिक वैज्ञानिक है वो तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन क्षेत्र को संकुचित अर्थ में या संकुचित उस अवधारणा के रूप में प्रस्तुत करते हैं। उनके लिए तुलनात्मक राजनीति का अर्थ विभिन्न सरकारों का, विभिन्न शासन व्यवस्थाओं का कानूनी या औपचारिक दृष्टि से अध्ययन करना और तुलना करना है। जैसे कि शासन के जो विभिन्न अंग हैं, जैसे विधायिक, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का अध्ययन करना, एक देश की कार्यपालिका की तुलना दूसरे देश की कार्यपालिका से करना। तो विभिन्न सरकारों का औपचारिक और संस्थात्मक और वर्णनात्मक अध्ययन जो है वो तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन क्षेत्र का परंपरागत दृष्टिकोण है। तो इस प्रकार इसमें केवल औपचारिक संस्थाओं का ही अध्ययन पर बल दिया जाता है। विभिन्न अनौपचारिक जो संस्थाएं हैं, अनौपचारिक जो प्रक्रियाएं हैं, गैर राजनीतिक जो गतिविधियां हैं, जैसे दबाव समूह, हित समूह या फिर शिक्षा, इस तरह के अध्ययन जो तत्व है उस पर परंपरागत जो विचारक है कोई चर्चा नहीं करते हैं। तो लेकिन हम देखते हैं कि जब से तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन प्रारंभ हुआ है उसका अध्ययन क्षेत्र विस्तृत होता गया है और इसमें तुलनाओं का क्षेत्र भी काफ़ी विस्तृत हुआ है। तो इसमें हम देखें कि वर्तमान जो विद्वान है वो तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में राजनीतिक और गैर राजनीतिक अध्ययन और गतिविधियों को महत्वपूर्ण मानते हैं। तो वर्तमान जो विद्वान है वो तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में विभिन्न समूह, राजनीतिक दलों को, कार्यपालिकाओं, व्यवस्थापिकाओं, विभिन्न जो राजनीतिक व्यवहार है, निर्वाचन मतदान व्यवहार है, विभिन्न तरह के जो उपागम है उसका विश्लेषण करते हैं या उस पर महत्व देते हैं। तो इस प्रकार हम देखें कि तुलनात्मक राजनीति का जो अध्ययन है वो राजनीतिक परिवेश से जुड़ा हुआ है, लेकिन साथ साथ वो प्राकृतिक जो वातावरण है और विभिन्न राजनीतिक विचारधाराएँ जैसे राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक आधुनिकीकरण उससे भी जुड़ा हुआ है, जिसमें विभिन्न भौगोलिक अवस्थाएँ, आर्थिक व्यवस्था है, धर्म है, शिक्षा है, इतिहास है, मानव का व्यवहार है, मानवीय मूल्य है, उससे भी तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि तुलनात्मक राजनीति के विषय क्षेत्र से संबंधित जो विवाद है उस पर विद्वानों ने उसको दो भागों में या दो दृष्टिकोणों में विभाजित किया है। तो जैसा जीन ब्लॉन्डेल है उसने कहा है कि तुलनात्मक राजनीति से विषय क्षेत्र से संबंधित जो विवाद है वो दो है। पहला, तुलनात्मक राजनीति के विषय क्षेत्र का जो विवाद है वो सीमा संबंधित विवाद है। दूसरा, मानकों और व्यवहार के पारस्परिक संबंधों से संबंधित विवाद। तो दो तरह के विवाद हम पढ़ेंगे, जिसमें ये स्पष्ट होगा कि वास्तव में तुलनात्मक राजनीति का जो विषय क्षेत्र है वह क्या है। तो सीमा संबंधित विवाद, पहला जो दृष्टिकोण है उसमें अधिकांश राजनीतिक विद्वान इस बात पर सहमति रखते हैं कि तुलनात्मक राजनीति का
जो है अध्ययन कहाँ से किया जाए या कहाँ से उसको आरंभ माना जाए और कहाँ पर उसका अंत हो। हालांकि सभी राजनीतिक विचारक इस बात पर सहमत हैं कि तुलनात्मक राजनीति विभिन्न राष्ट्रीय सरकारों का अध्ययन है और इसमें भी हम देखते हैं कि सरकारी ढांचों का जो अध्ययन है उसके साथ साथ गैर सरकारी और गैर राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन भी शामिल किया जाने लगा है। लेकिन अब विवाद इस बात को लेकर है यहाँ पर कि तुलनाएं कहाँ से शुरू की जाए, यानी कि हम विभिन्न राजनीतिक या सरकारी क्रियाओं का जो अध्ययन करें उसको कहाँ से आरंभ माना जाए या फिर उसका जो एक प्रकार से जो व्याख्या है हम उसको किस प्रकार समझें। तो सीमा संबंधित विवाद के संबंध में दो दृष्टिकोण हैं, एक तो कानूनी दृष्टिकोण और दूसरा व्यवहारवादी दृष्टिकोण। कानूनी दृष्टिकोण में विद्वान यह मानते हैं कि तुलनात्मक राजनीति में केवल उसी राजनीतिक व्यवहार की तुलना की जानी चाहिए जो कि संविधान में कानून द्वारा स्थापित है या राजनीतिक संस्थाओं से संबंधित जो संविधान में कानून बने हैं उसी की तुलना की जाए। इस दृष्टिकोण का जो विचारक है वह यह मानते हैं कि संविधान ही एक देश की शासन व्यवस्था का जो है वो या उसके ढांचे का निर्माण करता है और संविधान के द्वारा ही हर देश की राजनीतिक संस्थाओं के कार्यों का नियमन किया जाता है। तो इसलिए तुलना जो विभिन्न राष्ट्रीय सरकारों की जाती है उसका आधार संविधान और उसके कानून ही होने चाहिए। लेकिन आलोचक यह मानते हैं कि अगर ऐसी तुलनाएं अगर हम कर लें संविधान के कानूनों के आधार पर तो वो तुलनाएं दिखावटी होगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कई देशों में ऐसा होता है कि संविधान में कुछ और नियम है और उस देश की राजनीतिक व्यवस्था या संस्थाएं व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो उसके अनुकूल नहीं चलती है। जैसे हम वर्तमान में देखें चीन के संविधान को अगर हम देखें तो वो एक कागज़ का टुकड़ा मात्र है। वहाँ की संस्थाएं संविधान कुछ और कहता है और व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो वहाँ पर राजनीतिक संस्थाएं साम्यवादी दल के अनुसार चलती है। तो इस प्रकार कानूनी दृष्टिकोण से हम किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था का जो है व्यवहारिक तुलनात्मक अध्ययन नहीं कर सकते। दूसरा व्यवहारवादी दृष्टिकोण। व्यवहारवादी दृष्टिकोण में विद्वान यह मानते हैं कि राजनीति का अध्ययन व्यवहारिक दृष्टिकोण के आधार पर किया जाना चाहिए। तुलनात्मक राजनीति में हम केवल कानूनी संस्थाओं का औपचारिक अध्ययन नहीं कर सकते क्योंकि वह केवल सतही होता है। तो इसलिए व्यवहारवादी विचारकों के अनुसार तुलनात्मक राजनीति में राजनीतिक संस्थाओं और गैर राजनीतिक संस्थाओं से संबंधित राजनीतिक व्यवहार का और विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं से संबंधित जो राजनीतिक व्यवहार है उसका तुलनात्मक अध्ययन किया जाना चाहिए। तो तुलनात्मक राजनीति जो है उसका मुख्य जो संबंध है वह राजनीतिक व्यवस्था के इर्द गिर्द घूमते हुए राजनीतिक व्यवहार के तुलनात्मक अध्ययन से है। अगर हम किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के राजनीतिक व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो हम उस राजनीतिक व्यवस्था को व्यवहारिक रूप से समझ सकते हैं और उसकी अर्थपूर्ण ढंग से तुलनाएं कर सकते हैं।